नमस्कार, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्न हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnhub.com। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10। टॉपिक हमारा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है राइट अ नोट ऑन। ठीक है, यहाँ पर नोट लिखना है। किस पे टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं? ए है ज्यूसेपे मैज़िनी, बी काउंट कैमिलो डे केवर, सी द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, डी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एंड ई है द रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। ठीक है, ये आपके टॉपिक्स है। स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले ए यानी कि ज्यूसेपे मैज़िनी। ज्यूसेपे मैज़िनी, पहले हम इनका एक बेसिक परिचय जान लेते हैं कि इनका जन्म 1807 जेनोवा में हुआ था। ये कौन थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, तो ज्यूसेपे मैज़िनी कौन थे? इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे। जब ट्रीटी ऑफ वियना होता है उस टाइम में क्या होता है कि मोनार्की वापस से आ जाती है, और क्या होता है कि जो मोनार्की वापस आ जाती है और वहाँ पर जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, जो रेवोल्यूशनरीज़ थे इनको बहुत परेशान करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज़ जो थे उस टाइम में वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होगा। तो जब वो लोग अंडरग्राउंड हो गए थे तो उसी टाइम में हम देखते हैं ज्यूसेपे मैज़िनी जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, इन्होंने 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी, जिसका फर्स्ट उसमें थी यंग इटली जो कि मर्सिलीज़ में बनी थी, एंड सेकंड थी यंग यूरोप जो कि बर्न में बनी थी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या जो इन्होंने सोसाइटीज़ बनाई थी, ठीक है, सोसाइटीज़ जो बनाई थी, आपको याद रखना है कि ये सोसाइटीज़ के नाम याद रखने हैं कि ये सोसाइटीज़ किसने बनाई थी। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में। ये आ सकता है ये सोसाइटीज़ जो बनी थी कहाँ पर बनाई गई थी, ये आ सकता है, या फिर ज्यूसेपे मैज़िनी ने कौन सी 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जाए, आपको ये याद रखना होगा कि उन्होंने अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ जो बनाई थी, फर्स्ट यंग इटली मर्सिलीज़ एंड सेकंड यंग यूरोप आपका बर्न में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये बिलीव किस में करते थे? ये बिलीव करते थे कि जो भी छोटे बड़े जो भी स्टेट्स हैं उन सभी को मिलाकर इटली को यूनिफाई किया जाए। इनका मानना था कि ईश्वर की मर्ज़ी से नेशन जो है वो मनुष्य की नेचुरल यूनिट है, यानी कि हमें क्या करना है कि छोटे बड़े जो भी स्टेट्स हैं उनको मिलाकर इटली को एक नेशन बनाना है। ठीक है, इटली को यूनिफाई करना है। ठीक, उसका एकीकृत करना, यूनिफाई करना, ये इनका बिलीफ था, जिसकी वजह से इन्होंने ये अपनी अंडरग्राउंड सोसाइटीज़ बनाई थी। उनके साथ मिलकर ये आगे काम कर रहे थे। ठीक, इन सोसाइटीज़ के नाम जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखने हैं कि ये कहाँ पर बनी या किसने बनाई ये चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा ये मोनार्की के घोर विरोधी थे। ठीक, क्योंकि हमने देखा भी कि ये तो उनके विरोधी रहेंगे। जब जो कंजर्वेटिव्स थे मोनार्की में, उस समय क्या थे, कंजर्वेटिव्स थे, तो वो इनका विरोध कर रहे थे, तो ये मोनार्की के काफ़ी विरोधी थे। ठीक है, उसके अलावा फिर हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा फिर पीछे चलेंगे। ट्रीटी ऑफ वियना में हमने क्या देखा था? चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, तो ड्यूक मेटरनिक की ही कही हुई बात यहाँ पर है, जो कि ज्यूसेपे मैज़िनी के लिए कही गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये स्टेटमेंट है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि ड्यूक मेटरनिक ने ज्यूसेपे मैज़िनी के लिए क्या कहा था, या फिर आ सकता है कि जैसे ये लाइन आपको दे दिया कि ये किसने कही है, ये आ सकता है, या फिर इस तरीके से आ जाएगा ज्यूसेपे मैज़िनी के लिए मेटरनिक ने क्या कहा था, या मेटरनिक ने ज्यूसेपे मैज़िनी के लिए क्या कहा था। तो कुछ भी आ जाएगा, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो उन्होंने इनको अपनी जो सोसाइटी थी उसका घोर विरोधी बताया था, दुश्मन बताया था। ठीक है, एनिमी बताया था। तो मेटरनिक डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। ऐसा किसने कहा था? ऐसा ड्यूक मेटरनिक ने बोला था। किसके लिए? ज्यूसेपे मैज़िनी के लिए। तो आई होप कि ज्यूसेपे मैज़िनी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी आता है ऐसा क्वेश्चन तो आप उसे लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी है यहाँ पर काउंट कैमिलो डे केवर। काउंट कैमिलो डे केवर की अगर हम बात करें तो काउंट कैमिलो डे केवर जो थे तो वो कोई
रेवोल्यूशनरी भी नहीं थे, वो कोई डेमोक्रेट भी नहीं थे, ठीक है, ना ही उनका इटली से कोई लगाव था। लेकिन इटली के लिए हम देखते हैं यूनिफाई कराने में उनका बहुत ज़्यादा हाथ था। क्यों, समझेंगे जब हमने देखा, थोड़ा सा पीछे चलेंगे, जिसेपे मैज़िनी जो कि 1831 से 1848 तक में हमने देखा, जिसेपे मैज़िनी जिनका सपना था इटली को यूनिफाई कराना, बट 1831 से 1848 तक में हमने क्या देखा कि इटली जो है वो यूनिफाई नहीं हो पाया। अब ये जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? ये जिम्मेदारी आ गई सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर इमैनुअल पे, ठीक है, विक्टर इमैनुअल द्वितीय पे, ठीक है, विक्टर इमैनुअल सेकंड पे ये जिम्मेदारी आ गई। अब वो तो ठहरे राजा, तो राजा जो होते हैं, तो राजा तुरंत तो लड़ने चले नहीं जाते हैं, ठीक है, वो अपने मंत्रियों को बोलते हैं। तो काउंट कैमिलो डे केवर जो था वो इनका चीफ मिनिस्टर था, इन्होंने इटली को यूनिफाई कराने की जिम्मेदारी दी। अब होता क्या है कि राजा का नंबर तो बाद में आता है लड़ने जाने के लिए, पहले जो उनके मिनिस्टर्स होते हैं वो टैक्टिक्स बनाते हैं, उसके आधार पर काम किया जाता है, हाँ, बातचीत होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो काउंट कैमिलो डे केवर था उन पे ये जिम्मेदारी दे दी गई, और वो बहुत ही डिप्लोमेटिक और चालाक तरीके का था। उसने ऐसी योजना बनाई, ऐसी टैक्टिक्स बनाई, जिससे कि सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा पाने में कामयाब हुआ। किसकी वजह से? काउंट कैमिलो डे केवर के डिप्लोमेटिक टैक्टिक्स की वजह से, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चीफ मिनिस्टर केवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नाइदर अ रेवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट, ठीक है, ये बात हो गई। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस इंजीनियर्ड बाय केवर, तो केवर के द्वारा डिप्लोमेटिक जो टैक्टिक्स जो थी वो बनाई गई, उसकी वजह से सार्डिनिया पीडमोंट सक्सीड हुआ किसमें? ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में हरा पाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो 15th सेंचुरी से हम क्या देख रहे थे? ग्रीक जो था वो पार्ट था किसका? ऑटोमन एम्पायर का। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ग्रीक जो है वो अब वो रेवोल्यूशन चाह रहा था। तो अचानक से ऐसा हुआ कि हमने देखा कि यूरोप में हर जगह रेवोल्यूशन थे, ठीक है, सभी इंडिपेंडेंट होना चाह रहे थे। तो लोगों के अंदर क्या हुआ? नेशनलिस्ट की फीलिंग आई, जिसकी वजह से उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें भी आज़ाद होना चाहिए, जिसकी वजह से 1821 में ग्रीक में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो गए। लोगों का सपोर्ट मिला, ठीक है, तो वेस्ट यूरोप का भी इनको सपोर्ट मिला, बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट, उन सब का भी सपोर्ट मिला। उसी में जो कुछ पोएट्स थे जो कि जो ग्रीक कल्चर था उसे सभी बहुत अच्छा मानते थे, ग्रीक कल्चर को सभी बहुत अच्छा मानते थे। इसी वजह से कहा गया है ग्रीक को यूरोप का क्रेडल मतलब जैसे जो पालना होता है, यूरोप का पालना, ग्रीक को यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल बोला गया, इसलिए क्योंकि जो पालना होता है बच्चा उसी में धीरे धीरे बड़ा होता है, तो एक तरह से ग्रीक को क्रेडल बोल दिया गया और यूरोप जो है वो उसी में बड़ा हुआ है। इस तरीके से ये जो है तुलना की गई, इस तरीके से ऐसा बोला गया कि मतलब ग्रीक सिविलाइजेशन को बहुत ही अच्छा बताया गया, ठीक है। तो जब ग्रीक जो था वो चाह रहा था इंडिपेंडेंट होना, तो लोगों ने उसका साथ दिया। उसी में हम देखते हैं कि ब्रिटिश पोएट, ठीक है, उसी में हम देखते हैं इंग्लिश पोएट लॉर्ड बायरन, ठीक है, लॉर्ड बायरन, जिन्होंने कि इसमें साथ दिया। लॉर्ड बायरन ने साथ दिया ग्रीक्स का, और वो इनके लिए उन्होंने पैसे भी इकट्ठा किए और वो युद्ध पे भी लड़ने गए, और लेकिन वहाँ पर तबीयत खराब हो जाने की वजह से कोई किसी तरह का उनको फीवर हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो लॉर्ड बायरन ने पैसे से भी इनकी हेल्प की और वो युद्ध में भी लड़ने गए, बट उनकी वहाँ पर डेथ हो गई। तो इस तरह युद्ध जो था वो चलता रहा, वार चलता रहा। और फिर आगे हम देखते हैं 1832 में, ठीक है, 1832 में, यानी कि स्टार्ट होने के 11 ईयर्स के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, ग्रीक जो है वो आज़ाद हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं डी यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की अगर बात करें तो हमने क्या देखा कि पूरे यूरोप में उस समय रेवोल्यूशन हो रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, उसकी वजह से फिर पूरे यूरोप में क्या है, जगह जगह पर रेवोल्यूशन होते हैं। उसी टाइम हम देखते हैं कि जर्मन रीजन में लार्ज नंबर में पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है, जिसके मेंबर्स कौन थे,
मिडिल क्लास, जो प्रोफेशनल, बिजनेसमैन एंड आर्टिसंस, ये सभी क्या थे, उसके मेंबर्स थे, वो सभी एक साथ आते हैं और फ्रैंकफर्ट शहर में वो सभी ये योजना बनाते हैं कि डिसाइड करते हैं कि उनके द्वारा बनाई गई ऑल नेशनल जनरल असेंबली जो है उसे वोट किया जाए। ठीक है, इसमें इनकी डिमांड क्या थी? इनकी डिमांड थी कि जो शासक है वो शासन करेगा, यानी कि मोनार्की रहेगी, लेकिन वो मोनार्की तो रहेगी बट जो मोनार्क रहेगा वो काम करेगा कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। इसी को अपनी इसी योजना को बनाते हुए वो सभी इकट्ठा होते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के लिए। कहाँ पर? सेंट पॉल चर्च में वो सभी इकट्ठा होते हैं। कब? 18 में 1848 को ये सभी क्या होते हैं? इकट्ठा होते हैं। इसके जो मेंबर्स थे इस पॉलिटिकल एसोसिएशन के, वो थे 831। ठीक है, वो सभी कहाँ पर इकट्ठा होते हैं? सेंट पॉल चर्च में। वहाँ पर वो लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पर अपनी बातें वो रखते हैं। जो पर्शिया का जो शासक था यानी कि फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसके सामने वो सभी अपनी बातों को रखते हैं कि मोनार्की तो रहेगी, ठीक है, शासन आप करो जर्मनी पे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम करना होगा। अब कोई राजा है तो उसे अगर इस तरीके की बातें कही जाएंगी तो उसे तो बुरा लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मैं काम नहीं करूँगा, जिसकी वजह से उसने उनके इस डिमांड को क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया। और साथ ही साथ वो उन सभी के साथ जाकर मिल बैठा जो कि मोनार्की के सपोर्ट में थे, पूरी तरह से जो मोनार्की चाह रहे थे, उन सभी के साथ वो जाकर, जो मोनार्की के सपोर्ट में थे उनके साथ जाकर वो मिल बैठा। अब यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो पर्शिया का राजा था, वो उसके साथ जो विरोधी थे बाकी वो सभी साथ में आ गए। फिर वहीं हम देखते हैं एलाइड ग्रुप जो था तो वो सभी इनके साथ आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? नेशनल असेंबली के लिए जो लोग आए थे और यहाँ पर जो अपोज में थे यानी कि जो विरोधी थे, यानी कि जो मोनार्की चाहते थे, फ्रेडरिक विलियम था, आर्मी के लोग उनके थे और एलाइड ग्रुप जो थे, ये सभी एक साथ आ गए। अब क्या हुआ? जो यहाँ पर पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग आए थे, अब इनकी जो शक्ति थी या फिर इनके जो मेंबर्स थे वो कमज़ोर पड़ने लगे, क्योंकि उनमें भी मतभेद आ गया। यहाँ पर जो सत्ता या कह सकते हैं पावर जो थी, सत्ता क्या, जो पावर थी, ये प्रभुत्व कह सकते हैं, वो किसके हाथ में था? मिडिल क्लास के हाथ में था। मतलब ये कि वही अपनी मांगों को ही रख रहे थे और वहीं पर जो इनके साथ आर्टिसंस या लेबर ग्रुप के लोग थे, उनकी डिमांड्स को भी ये वहाँ पर ठुकरा रहे थे। तो यहाँ हम क्या देखते हैं? एक बड़ी संख्या में लोग जो थे वो इस पॉलिटिकल एसोसिएशन के अपोज में आने लगे। साथ ही साथ इनके साथ के जो लोग थे वो भी उनसे नाराज होने लगे, क्योंकि ये उनकी मांग को, मिडिल क्लास जो था वो उनकी मांग को ठुकरा रहा था, जिसकी वजह से ये एसोसिएशन जो है वो कमज़ोर पड़ गया और आगे ये क्या हुआ? ये डिसमिस हो गया। ठीक है, तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट किस लिए बनी थी? तो हमने क्या देखा कि ये सभी इकट्ठा होते हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं, किसे वोट करने के लिए? इनके द्वारा बनाई गई ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करने के लिए, और सभी इकट्ठा होते हैं, साथ में जाते हैं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बैठक होती है कहाँ पर? सेंट पॉल चर्च में, जहाँ पर वो लोग फ्रेडरिक विलियम के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं, जो कि उसे ठुकरा देता है। वो जिस तरफ फ्रेडरिक विलियम फोर्थ रहता है उसकी तरफ काफ़ी सारे लोग रहते हैं उसके सपोर्ट में। ठीक है, जो विरोधी थे या कह सकते हैं फ्रेडरिक विलियम जो फोर्थ था वो उनके साथ हो गया। साथ ही साथ आर्मी के लोग, एलाइड ग्रुप, मतलब उनके जो नंबर्स थे वो ज़्यादा हो गए, और वहीं पॉलिटिकल जो एसोसिएशन थे इनके नंबर्स जो थे वो घटने लगे, इनके सपोर्टर जो थे वो घटने लगे। अब ऐसे में क्या होगा? जिसके हाथ में पावर है या फिर कह सकते हैं जिधर पर का पलड़ा ज़्यादा भारी है तो उधर की ही बात मानी जाएगी। और इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो पार्लियामेंट बैठी थी वो डिसमिस कर दी गई। फ्रेडरिक विलियम ने क्या किया? इन सभी को भगा दिया, मतलब ये कि इन सभी को मना कर दिया और यहाँ से ये जो पार्लियामेंट थी वो डिसमिस हो गई। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई है यहाँ पर द रोल ऑफ विमेन इन नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स। ठीक है, नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स में विमेन्स के रोल यहाँ पर हमें उस पर नोट लिखना है। तो विमेन का क्या रोल था? अगर हम ये देखें उनके राइट्स क्या थे, तो उनके राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स जो थे उसकी बात अगर करें तो वो पूरी तरह से क्या थे? डिप्लोमेटिक थे। कैसे?
क्योंकि वुमेन्स जो थी, हम पुराने टाइम से देखते आ रहे हैं कि वुमेन जो थी, जो भी मूवमेंट वगैरह होते थे सभी में पार्टिसिपेट करती थी, सभी जगह बहुत एक्टिव रहती थी। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर्स भी चलाए, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, सब कुछ किया, डेमोन्स्ट्रेशन में भी पार्टिसिपेट किया, जो पॉलिटिकल मीटिंग्स होती थी उन सभी में पार्टिसिपेट किया। लेकिन उनका रोल क्या था अगर हम देखते हैं फाइनली, तो वो हमें दिखता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जब थी उस समय में भी दिखता है कि उनको पहले भी वोटिंग राइट्स नहीं थे, और उस टाइम भी जब पार्लियामेंट में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो चल रही थी सेंट पॉल चर्च में, वहां भी जब सब इकट्ठा होते हैं ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट करने के लिए, उसके लिए जो बैठक बुलाई जाती है, उसमें जब सभी इकट्ठा होते हैं वहां पर भी क्या होता है कि जो मेन होते हैं उनको तो सभी यहाँ पर बैठे हैं कि बहस भी होगी, बातचीत होगी, वोटिंग भी करेंगे। लेकिन जो वुमेन थी, वुमेन को क्या राइट थे या वुमेन को क्या जगह दी गई, उनको सिर्फ विजिटर गैलरी में विजिटर की तरह बैठा दिया गया। जबकि पार्टिसिपेट वो हर जगह कर रही थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी बना रही थी, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह में भी भाग लेती थी, पॉलिटिकल मीटिंग्स में भाग लेती थी, जैसा कि यहाँ भी वो भाग ले रही हैं, पार्टिसिपेट कर रही हैं। लेकिन उन्हें क्या किया गया, उन्हें वहां पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। डिस्पाइट दिस डे, अगर हम देखें, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द ईयर्स, ठीक है, तो वो पार्टिसिपेट करती थी हर जगह। वुमेन हैड formed their own political parties, political association, founded newspapers and taken part in political meetings and demonstrations। तो सभी जगह वो पार्ट लेती थी। लेकिन आगे हम देखते हैं, despite this they were denied suffrage rights during the election of the assembly। तो असेंबली का जो इलेक्शन था वहां पर क्या किया, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए थे। तो वुमेन का क्या रोल था वो हमें यहाँ से समझ में आता है कि वो पूरी तरह से डिप्लोमेटिक था, क्योंकि एक्टिव रहने के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए वो थी, बट वहां पर वोटिंग वगैरह की बात जब आती थी तो उन्हें राइट्स नहीं थे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रेंच पीपल के बीच में कलेक्टिव आइडेंटिटी का सेंस क्रिएट करने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने कौन से स्टेप्स लिए। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए, क्या थे आइए देखते हैं। द आइडियाज ऑफ अ ला पत्री एंड ली सिटियोन एम्फेसाइज द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ला पत्री एंड ली सिटियोन का फॉर्मूला लाया, यानी कि ला पत्री यानी कि द फादरलैंड। फ्रांस जो है वो हमारा फादर, एक तरह फादरलैंड है, वो हमारा फादर है एंड हम उसके सिटीजन हैं। ये उन्होंने लोगों के बीच में एक फॉर्मूला या फिर कह सकते हैं एक यूनाइटेड कम्युनिटी बनाने के लिए इस तरीके की बात लाई। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। ठीक है, तो न्यू ट्राई कलर फ्लैग लाया गया जिसने कि पुराने फ्लैग की जगह ले ली। अब नया फ्लैग जो था वो उनकी पहचान बन गया। द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाई द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का जो इलेक्शन होता था वो किस तरीके से होता था हमने पहले पढ़ा, तो अब उसमें क्या हुआ कि अब उसमें चेंजेस ये हुए कि उसमें एक्टिव बॉडीज जो एक्टिव सिटीजन्स जो थे वो अब उसमें वोट करेंगे। ठीक है, एक्टिव सिटीजन को उसमें वोट करने का अधिकार मिल गया, उसमें पार्टिसिपेशन का अधिकार मिल गया। और स्टेट जनरल का जो ये इलेक्शन था, स्टेट जनरल इलेक्शन जो था उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं नई नई राइम्स उसमें उस समय लिखी गई, नई राइम्स लिखी गई और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। ठीक है, और नई नई स्तुतियां जो थी वो बनाई गई। ये सब किस लिए हुआ, ये सभी कुछ नेशन के लिए हुआ। अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना जो कि सभी नागरिकों के लिए समान था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक बना जो कि सभी के लिए समान था। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज जो थी वो क्या की गई, वो भी चेंज हुई। ठीक है, पहले क्या था, कस्टम ड्यूटीज थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगती थी, उन सभी को एक कर दिया गया। ठीक है, उन सभी को अबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर। वेट एंड मेजर के लिए सभी लोग अलग अलग यूनिट्स का यूज किया करते थे, उसे एक ही कर दिया गया। ठीक है, सभी के लिए एक यूनिट जो थी वो फिक्स कर दी गई। ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी दूर पे जो अलग अलग तरीके से लोग मेजर करते थे, अलग अलग यूनिट्स यूज किया करते थे मेजरमेंट के लिए, वेट के लिए, तो वो सारी चीजें उन्होंने एक कर दी। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो थी वो हटा ली गई, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पे लग जाया करती थी। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, तो जो
जगह जगह की जो बोलियां थी उसे उन्होंने हटा दिया। ठीक है, जगह जगह पर जो रीजनल लैंग्वेज थी उसे उन्होंने क्या किया, डिस्करेज किया, और उसकी जगह फ्रेंच, जैसी कि पेरिस में फ्रेंच बोली और लिखी जाती थी, उसे उन्होंने अपने नेशन की लैंग्वेज बना लिया। तो इस तरह के चेंजेस उन्होंने अपनी पहचान के लिए किए। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।